हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई की टीम ने बांग्लादेश में डाला डेरा। हेलीकॉप्टर से भारत के बॉर्डर पर लगा रहे चक्कर। जी हां दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर। आखिर क्या है इसके पीछे, उनका प्लान क्या है, मंसूबा? नई जानकारी यही है कि हेलीकॉप्टर से भारत के बॉर्डर पर लगा रहे हैं चक्कर दोस्तों। तो उधर फिर रातों रात एसआईआर 2002 में नाम नहीं, बॉर्डर पर बांग्लादेशियों की जुटी भीड़। रातों रात बंगाल छोड़ निकले घुसपैठिए बांग्लादेशी दोस्तों जमा हो गए बॉर्डर पर। जाकर बताएंगे कैसे घुसपैठियों में मची भगदड़। उसके बाद भारत सरकार ने सेना को क्या दिया आदेश, बीएसएफ को। बहुत बड़ी जानकारी इसी बीच बताएंगे। घुसपैठियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने क्या फैसला लिया बताएंगे, लगे हाथों बताएंगे। G20 समिट की टूट गई परंपरा, अमेरिका के बॉयकॉट के बाद भी प्रस्ताव हो गया पास। इससे बड़ी खुशखबरी की खबर नहीं G20 के लिए और अमेरिका के लिए। इससे बड़े झटके की कोई खबर नहीं हो सकती दोस्तों। बताएंगे कैसे ये संभव हो पाया। वहीं G20 में अलग अंदाज में दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वहीं राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को लगाया गले, मेलोनी संग लगाए ठहाके। दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी की डिप्लोमेसी का नया अंदाज आपको, और कैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया और इस देश के बीच बन गई बात। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जताई खुशी, अब तीनों एक साथ मिलकर करेंगे काम, अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका। वहीं दोस्तों तेजस फाइटर जेट क्रैश में पायलट की मौत पर आया पाकिस्तान का पहला रिएक्शन, ऑफिशियल रिएक्शन। बताएंगे क्या कहा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने। तो वहीं दोस्तों चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने की बहुत बड़ी तैयारी। केंद्र सरकार के इस फैसले से पंजाब में मच गया सियासी घमासान दोस्तों। आखिर किस तरफ जाएगा चंडीगढ़, बहुत बड़ी और अहम जानकारी आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी चुनाव आयोग द्वारा लागू किए गए एसआईआर का दिल से समर्थन करते हैं, मानते हैं कि बंगाल में बहुत जरूरी था एसआईआर लागू होना, और भारत के दुश्मन का कोई भी मंसूबा भारत के खिलाफ पूरा नहीं होने वाला, सफल नहीं होने वाला, तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के बांग्लादेश में किसी बड़े प्लान में शामिल होने के संकेत मिले हैं। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआई की एक टीम ढाका समेत बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में घूम रही है। इस टीम ने बांग्लादेश की सेना, सरकार के लोगों और दूसरी प्रमुख एजेंसियों के अफसरों से सीक्रेट बैठकें की है। इतना ही नहीं, ये टीमें लगातार भारत के बॉर्डर की निगरानी भी कर रही है। इसने भारत की सुरक्षा बढ़ा दी है। पाकिस्तानी एजेंसियों का बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने का पुराना हथकंडा रहा है। ऐसे में यह एक्टिविटी दिल्ली की फिक्र बढ़ाती है दोस्तों। बांग्लादेश के जाने माने पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने आईएसआई की ढाका में गतिविधियों का खुलासा किया है। अपने ट्वीट्स में चौधरी ने लिखा कि आईएसआई की 8 लोगों की टीम बांग्लादेश में है। ये टीम 14 नवंबर को ढाका आई थी और 25 नवंबर तक रहेगी। ये साफ नहीं है कि ये लोग इतने दिन यहाँ क्या कर रहे हैं। ये पता चला कि किराए के हेलीकॉप्टर से आईएसआई के अफसर बांग्लादेश बॉर्डर इलाके में जा रहे हैं और लगातार भारत के सीमाओं का मुआयना कर रहे हैं। आखिर इनको ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में जाने की इजाजत क्यों दी जा रही है, सबसे बड़ा सवाल। बांग्लादेश में बीते साल अगस्त में एक बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली थी। ढाका में विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी, जिसके बाद से ही दोस्तों मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश के करीब पहुंचता जा रहा है। अब ऐसा समय आ चुका है कि मोहम्मद यूनुस भी पाकिस्तान को लेकर स्टेबल नजर आ रहे हैं दोस्तों। ऐसे में भारत की क्या चिंता है आपको बता दें। चौधरी का दावा है कि आईएसआई लश्कर तैयबा के साथ मिलकर भारत को टारगेट करने के लिए प्लान कर रहा है। यहां तक कि इसके लिए स्ट्रेटेजिक इलाकों में स्लीपर सेल बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। ऐसे में भारत के लिए आने वाले समय में सुरक्षा के लिहाज से मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर का बड़ा हिस्सा है जहां बाड़ेबंदी नहीं है दोस्तों। अब ऐसे में ये कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ नापाक
खतरनाक चाल चलता नजर आ रहा है दोस्तों आईएसआई एजेंट, जो भारतीय सीमा पर बांग्लादेश की ओर से गश्त करते नजर आ रहे हैं, जबकि उनका बांग्लादेश में कोई मतलब नहीं है। आखिर कौन से नए प्लानिंग के तहत दोस्तों बॉर्डर इलाकों में गश्त कर रहे हैं आईएसआई एजेंटों के ये भाड़े के हेलीकॉप्टर? आपकी क्या है इस पर राय दोस्तों? वाकई में ये कोई नया मंसूबा है भारत के खिलाफ? लेकिन समय रहते भारत को ये सारी खबरें पता चल चुकी है नए दावे में। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इन भारत खिलाफी प्लानिंग को नेस्तनाबूद कर देगा अपना भारत, और कुछ भी जुर्रत करने की कोशिश की भारत के खिलाफ, तो भारत छोड़ने वाला नहीं बल्कि मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिला का बांग्लादेश से सटा हकीमपुर बॉर्डर सैकड़ों लोग बक्से और बैग लेकर इंतजार कर रहे हैं। वे बॉर्डर पार करके बांग्लादेश लौट जाने के फिराक में हैं। नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर के पास कई इलाकों में यही तस्वीर देखने को मिल रही है। कई लोग अपने परिवारों के साथ बांग्लादेश लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उनका दावा है कि यहाँ कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी नहीं है। शनिवार को TV9 बांग्ला की टीम हकीमपुर बॉर्डर पहुंची। टीम जब हकीमपुर बॉर्डर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां 200 से ज्यादा लोगों को इंतजार करते पकड़ा। उनसे पूछा गया, आप भारत में कहां रहते थे? तो बांग्लादेश में। आपका घर भी कहां है? ये सवाल सुनकर कुछ ने मुंह फेर लिया, कुछ पत्रकार को देखते रह गए, कुछ सिर झुकाकर बैठे रहे, लेकिन किसी ने एक शब्द भी जवाब नहीं दिया। दोस्तों राज्य में SIR शुरू होने के बाद कई बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेश लौटने की कोशिश में पड़ गए हैं। आरोप है कि वे गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसे थे। बीजेपी ने कई वीडियोस जारी किए हैं जिनमें SIR शुरू होता ही बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल छोड़कर भागते दिख रहे हैं। पिछले दिनों की अगर बात करें, जैसा कि हमने शाम वाली खबर में आपको बताया था कि हकीमपुर बॉर्डर पर पुश बैग प्रोसेस चल रहा है। कई लोग बांग्लादेश लौटने के लिए बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कई को शुक्रवार को बांग्लादेश वापस भेजा जाना था। यानी कि दोस्तों घुसपैठियों में SIR के लागू होते ही भगदड़ मचती दिखाई दे रही है। आनन फानन में न आप देख रहे न तब सीधे बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं दोस्तों, ताकि वो वापस बांग्लादेश पहुंच सके। यहाँ तक कि कुछ वोटरों ने खुद माना है कि वे 2002 के बाद इस देश में आए हैं और पढ़ाई शुरू कर दिया, फिर उन्होंने इसे पूरा किया और अपना बिजनेस शुरू किया, बताया। यानी कुल मिलाकर दोस्तों SIR बहुत बढ़िया और बेहतरीन प्रोसेस है, जिससे कौन है घुसपैठिए वो आसानी से पकड़ में आ जाएंगे। और यही वजह है कि ममता बनर्जी को SIR पर मिर्ची लगी हुई है दोस्तों, और वो लगातार कह रही है कि अभी कुछ समय के लिए इसको टाल देना चाहिए, इस प्रोसेस को टाल देना चाहिए, चुनाव के बाद कराने चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारा मानना यही है कि चुनाव से पहले अगर ये चीजें होती हैं तो जेन्युइन वोटर्स ही बचेंगे, और जेन्युइन वोटर जब वोट देंगे तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर इस प्रकार के इंट्रूडर्स यानी कि घुसपैठिए बंगाल चुनाव में हस्तक्षेप करते हैं दोस्तों, तो फिर ना तो चुनाव का रिजल्ट सही आ पाएगा और बंगाल में ऐसे ही हिंसा बढ़ती जाएगी। ऐसे में अगर आप भी SIR प्रोसेस को बेहतरीन प्रोसेस मानते और मानते हैं कि बंगाल में तो होना ये बहुत जरूरी था, तो दोस्तों ये कहते हुए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर इतना ही नहीं दोस्तों, घुसपैठियों को लेकर उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे डिटेंशन सेंटर। सीएम योगी ने भी दिया बहुत बड़ा आदेश दोस्तों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अवैध घुसपैठ पर त्वरित और सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमानुसार कार्रवाई शुरू करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जनपद में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाए। इन केंद्रों में विदेशी नागरिकता के अवैध व्यक्तियों को रखा जाएगा और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरे होने तक वहीं आवास सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिटेंशन सेंटर में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश भेजा जाएगा। ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी SIR लागू कर दिया गया है और पुराने पहचान निकाले जा रहे हैं। अगर आपको अब तक नहीं पता है कि पुराने पहचान कैसे निकाले जाएंगे और चाहते हैं कि हम आपको डिटेल में जानकारी बताएं दोस्तों, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमें डिटेल में जानकारी चाहिए उसकी, तो फिर हम आपको बताएंगे दोस्तों कैसे आप किस साइट पर जाकर कहां से कैसे आप अपने पुराने पहचान निकाल सकते हैं या फिर अपने फैमिली के पुराने पहचान निकाल पाएंगे। तो बताना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।
जाएगा। नेक्स्ट और बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां G20 समिट की टूट गई आखिरकार परंपरा। अमेरिका को लगा तगड़ा झटका। अमेरिका के बॉयकॉट के बाद भी प्रस्ताव हो गया पास दोस्तों। साउथ अफ्रीका से ट्रंप को मिला बड़ा और कड़ा संदेश। जी हां, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल देशों ने जलवायु परिवर्तन पर एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र पारित कर दिया। G20 देशों के समूह की ओर से घोषणा पत्र पर अमेरिका के विरोध और बहिष्कार के बावजूद सर्वसम्मति से सहमति बनी। G20 समूह की ओर से उठाए गए इस कदम को परंपरा से हटकर बताया जा रहा है, क्योंकि G20 में शामिल दुनिया भर के नेताओं ने जलवायु परिवर्तन को लेकर अमेरिका की अनुपस्थिति में एक संयुक्त घोषणा पत्र पारित कर दिया। दरअसल जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का अमेरिका ने बहिष्कार किया है। इसके पीछे मेजबान दक्षिण अफ्रीका के साथ अमेरिका के राजनयिक मतभेद को कारण बताया गया है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि अमेरिका ने संयुक्त घोषणा पत्र के शब्दों पर आपत्ति जताई है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कह दिया है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर पारित घोषणा पत्र पर फिर से बातचीत नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति रामाफोसा के दिए इस बयान से वॉशिंगटन और प्रिटोरिया के बीच जारी तनाव को उजागर किया है। ऐसे में G20 समिट में कौन कौन से दुनिया के कहां से नेता पहुंचे हैं, तो आपको बता दें, जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया के कई ताकतवर देशों के नेता शामिल हुए। सबसे पहले अगर सबसे तगड़े ताकतवर देश के नेता की बात करें तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। उसके बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मेयोंग, यूनाइटेड नेशन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस समेत कई अन्य नेता भी शामिल हुए। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अमेरिका को लग रहा था कि उसकी दादागिरी चलेगी G20 में, उसको यह लग रहा था कि वो अनुपस्थिति रहेगा ना तो कोई भी नियम लागू नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका की अनुपस्थिति में भी दोस्तों प्रस्ताव पास करके दिखा दिया गया। ट्रंप को लग रहा था कि उसकी अनुपस्थिति में प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा, अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन G20 के बाकी सभी सदस्य देशों ने प्रस्ताव पास करके G20 समिट की परंपरा को तोड़ दी दोस्तों, जो कि एक पॉजिटिव वे में परंपरा टूटी है। वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, G20 समिट में अलग अंदाज में दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 6 बड़े इनिशिएटिव का रखा प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोहान्सबर्ग में G20 समिट की शुरुआत करते हुए सबको साथ लेकर चलने वाली और टिकाऊ ग्रोथ की दिशा में नए सिरे से आगे बढ़ने की अपील कर दी। उन्होंने इस बात पर जोर दे दिया कि इस समय नई सोच और नए विचारों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की तरफ से समिट में 6 बड़े प्रस्ताव भी रखे। इनमें एक ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, एक G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव, तीसरा एक ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, चौथा ड्रग टेरर नेक्सस का मुकाबला करने के लिए एक जॉइंट इनफर्ट, पांचवा एक क्रिटिकल मिनरल सर्कुलरिटी इनिशिएटिव और छठा और अंतिम एक ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप था। प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से प्रस्तावित इनिशिएटिव्स का उद्देश्य हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना, नॉलेज शेयरिंग करना, रिसोर्स सिक्योरिटी को बेहतर बनाना और ग्लोबल खतरों का सामना करना है। वहीं सम्मेलन के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की पीएम मोदी जी ने। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय विचार विमर्श में भाग लेते हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही भारत इटली के मजबूत संबंधों में प्रगाढ़ता पर संतोष जाहिर किया। मुलाकात में दोनों देशों ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा समेत जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं इसके साथ ही ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ भी मुलाकात करते नजर आए पीएम मोदी जी और मुलाकात करते हुए गले तक लगाया। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा मोदी जी की पीठ थपथपाते नजर आए। पीएम मोदी जी शिखर सम्मेलन के पहले दिन कई देशों के प्रमुखों के साथ बातचीत करते दिखाई दिए और इस बार इन बड़े बड़े नेताओं के साथ गले मिलना, हाथ मिलाना वाकई में अमेरिका चीन को तगड़ा संदेश दिया है अपने भारत ने G20 से दोस्तों। ऐसे में ऑल द बेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एंड थैंक यू कहना मत भूलिएगा। आपको बता दें, इतना ही नहीं, वही भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच भी नई बात बन गई है दोस्तों। अब तीनों साथ मिलकर करने वाले हैं काम। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जताई खुशी। जी हाँ, अमेरिका और चीन की तरफ से बढ़ते दबाव के बीच भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद इसकी जानकारी एक्स पर हैंडल कर दी है, जिसमें उन्होंने बता दिया कि भारत अब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम करेगा। हम लोग एक नए साझेदार बनने जा रहे हैं, हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम तीनों देश आने वाले भविष्य के लिए काम करेंगे। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान नहीं आएगा बाज, बता दें।
तेजस फाइटर जेट क्रैश में पायलट की मौत पर पाकिस्तान का पहला रिएक्शन, भारत से मुकाबला सिर्फ आकाश में। बता दें, दुबई एयर शो के आखिरी दिन भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया था, जिसमें पायलट की भी मौत हो गई थी। अब इस हादसे पर पाकिस्तान की ओर से बयान सामने आया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हादसे में जान गंवाने वाले पायलट के परिवार और भारतीय वायुसेना के प्रति संवेदना जताई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश के साथ प्रतिस्पर्धा केवल आकाश में है। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम पूरे देश की तरफ से भारतीय वायुसेना और भारतीय वायुसेना के उस LAHLCA तेजस के पायलट के परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताता है, जो आज दुबई एयर शो 2025 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फोरम के एक्स अकाउंट पर दी गई जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम पाकिस्तान और सहयोगी देशों के रक्षा विश्लेषकों की एक एजेंसी है जो सामरिक और सैन्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। मंत्री ने फोरम का संदेश साझा करते हुए कहा कि बदकिस्मती से वायुसेना पायलट विमान से बाहर नहीं निकल पाया और दुर्घटना में बच नहीं पाया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि भारत की वायुसेना के साथ मुकाबला सिर्फ आसमान तक ही सीमित है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम ने भी अपने एक्स पोस्ट में शोक जताया। वहीं आज कांगड़ा पहुंचेगा शहीद विंग कमांडर नुमांश सियालजी का पार्थिव शरीर। पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। दोस्तों, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और लोग नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शनिवार रात नुमांश सियाल का पार्थिव शरीर दुबई से भारत लाया गया। सबसे पहले पार्थिव देह कोयम्बटूर एयरबेस पहुंची, जहां वायुसेना अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज दोपहर करीब 2 बजे कांगड़ा एयरपोर्ट पर विशेष विमान से उनकी पार्थिव शरीर यानी देह पहुंचेगी। इसके बाद सेना और प्रशासन के वाहन जुलूस के साथ बॉडी का पटियाल कड़गांव लेकर जाया जाएगा। अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। गन सलामी, तिरंगे में लिपटा शव और वायुसेना अधिकारियों की मौजूदगी में पूरा सैन्य सम्मान दिया जाएगा। ऐसे में आप भी उनको श्रद्धांजलि देना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद ने कहा कि मुसलमान लंदन का मेयर बन सकता है, पर भारत में किसी मुसलमान को विश्वविद्यालय तक का कुलपति बनने नहीं दिया जाता। दोस्तों, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि दुनिया ये समझती है कि मुस्लिम कमजोर हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उनकी जमीन बंजर हो चुकी है, लेकिन उनका मानना है कि हकीकत इससे अलग है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि आज अमेरिका में एक मुस्लिम ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका है, वो लंदन में एक खान मेयर की कुर्सी तक पहुंच सकता है, लेकिन भारत में कोई मुसलमान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता, और अगर बनता भी है तो उसे भी जेल भेज दिया जाता है, जैसे आजम खान के साथ हुआ। वहीं भाजपा नेता और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने अरशद मदनी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मदनी और उनका परिवार बरसों से मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन किया कुछ नहीं। रजा का आरोप था इन लोगों ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के नाम पर मिलने वाले अनुदान के लिए उसका फायदा आम मुसलमान को कभी नहीं दिया। एक दूसरे पर दोषारोपण करना और दोहरा चरित्र दिखाना इनकी पुरानी आदत है। दोस्तों, वहीं उधर क्या थरूर के खिलाफ कांग्रेस फतवा जारी करेगी? ट्रंप ममदानी मुद्दे पर बीजेपी ने क्यों कसा ऐसा तंज? बता दें, कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी के साथ मुलाकात की तारीफ की। उनका कहना है कि असल लोकतांत्रिक भावना यही है कि भले ही चुनाव के दौरान एक दूसरे पर जोरदार हमले किए हों, लेकिन अब सामान्य हित के लिए काम कर रहे हैं। शशि थरूर का कहना है कि चुनाव खत्म होने के बाद आपसी सहयोग से काम करना सीखना चाहिए। बीजेपी ने उनकी इसी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने शशि थरूर की इस टिप्पणी की तारीफ करते हुए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर तंज कसा। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि तिरुवनंतपुरम के कांग्रेसी सांसद दरअसल पार्टी नेताओं को इस बात के लिए आगाह करना चाह रहे हैं कि क्योंकि वे देश से पहले गांधी परिवार को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने एक्स पर थरूर के पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा कि शशि थरूर ने कांग्रेस को एक बार फिर याद दिला दिया है कि भारत को पहले देखे, परिवार को नहीं, लोकतांत्रिक तरीके का व्यवहार करने के लिए, ना कि हारे हुए की तरह। लेकिन क्या राहुल गांधी तक संदेश पहुंचेगा? क्या शशि थरूर के खिलाफ एक और फतवा लोड हो रहा है? ये बड़ी बात कही है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने। तो वहीं आपको बता दें, चंडीगढ़ का अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने की तैयारी। केंद्र के इस फैसले से पंजाब में मच गया सियासी घमासान। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को राज्यपाल के संवैधानिक दायरे से बाहर लाने की तैयारी की जा रही है। लोकसभा और राज्यसभा के बुलेटिन के अनुसार सरकार 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र में इस संबंध में 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 पेश करेगी, जिसके तहत राष्ट्रपति को संघ शासित क्षेत्र के लिए सीधे विनियम और कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है।
केंद्र ने यूटी चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में शामिल करने की तैयारी कर रही है, जो राष्ट्रपति को इस संबंध में सीधे कानून बनाने का अधिकार देता है। इस विधेयक का मकसद चंडीगढ़ को अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादर, नागर हवेली और दमन व दीव और पुडुचेरी, जहां वहां की विधानसभा भंग या निलंबित हो जैसे बिना विधानसभा वाले दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों की तरह संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाना है। दोस्तों, केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से पंजाब के सियासी दलों में घमासान मच गया। राजनीतिक दलों ने विरोध करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो इसके तहत चंडीगढ़ का अलग प्रशासक नियुक्त किया जा सकेगा, जबकि अभी पंजाब के राज्यपाल ही चंडीगढ़ के प्रशासक होते हैं, जबकि संविधान संशोधन के बाद चंडीगढ़ में एलजी को बतौर प्रशासक नियुक्त किया जा सकेगा। जी हाँ, बता दें अब तक चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल के पास है और पंजाब कैडर के अधिकारी चंडीगढ़ में पद संभाल रहे हैं। अगर यह संशोधन हो जाता है तो चंडीगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था पंजाब से अलग हो जाएगी। प्रशासनिक व्यवस्था के इस अलगाव का मतलब है कि पंजाब का एक तरह से कमजोर हो जाएगा। इसी को लेकर अब पंजाब के सियासी दलों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। दलों का कहना है कि केंद्र सरकार पूरे तरीके से चंडीगढ़ पर कब्जा करना चाहती है। पंजाब कांग्रेसी अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कल भारत सरकार से उन मीडिया रिपोर्टों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है जिनमें कहा गया है कि भारत के संविधान में प्रस्तावित 131वें संशोधन के तहत चंडीगढ़ को पंजाब से अलग कर दिया जाएगा और इसे एक अलग प्रशासक के अधीन कर दिया जाएगा। तो वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कह दीजिएगा कि एसआईआर प्रोसेस आपको कैसा लग रहा है। बंगाल में होना बहुत जरूरी था और अब जो हो रहा है वो वाकई में बहुत ही सही फैसला है। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा और मानते हैं कि आने वाले समय में इसके बाद एनआरसी भी लागू होनी चाहिए। तो इस पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एक भारतीय होने के नाते आपका राय कि भारत देश को मजबूत और सुदृढ़ बना सकता है, इसीलिए कमेंट जरूर कीजिए। अपनी राय, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।